लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना। हमने समझा कि इस केमिकल रिएक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने सीखा केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। देन वी लर्नड that how can you make this chemical equation more informative. After that, we tried to learn about characteristic of chemical reactions. After this, we focused on balancing of chemical reactions. Now, in today's class, we'll be focusing on different types of reactions. So, if I talk about types of reactions, they are variations. And in this, please don't mute me. जो भी ये कर रहा है बेटा, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है बेटा बंद कर दीजिए। मुझे म्यूट मत कीजिए, बाकी बच्चों को नुकसान मत कीजिए। डोंट डू दिस। अश्वित मानक, डोंट डू दिस। आप लोग पहली बार क्लास नहीं ले रहे बेटा। क्लास 10th में आप सभी बिहेव मेच्योरली। बोर्ड्स हैं आप सभी के। Okay, again, here a question from Super Gamer. I don't know what's his name. Uh, how does skeletal equation different from balanced equation? So, beta, as I told you that this balancing of chemical reaction is of two types. One is unbalanced, and second is balanced. When I talk about balanced chemical equation, it is more informative. When I talk about skeletal chemical equations, it is all about just symbols and formulas present there. No balancing, no information about physical state, no information about a catalyst which is involved, whether heat is evolved or not, no idea about that. Whether heat is absorbed, no idea about that. So we have no idea, just idea about which element or which compound is undergoing reaction. That's it. हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, redox reaction. After this, we will also learn about disproportionation reaction. जो हम कोर्स में तो नहीं है, बट हमारा टारगेट एनटीएससी है, बोर्ड्स नहीं। So in this class, we'll focus on these type of reaction. So let us start one by one. सबसे पहले हम लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ बेटा बोलो, आवाज नहीं आ रही पर आप। हेलो डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन सी रिएक्शन है? हेलो। हेलो क्या? हाँ बोलिए मैं बोल रहा हूँ सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद कौन?
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ जी। सर आई एम सेइंग दैट कि एनएससीजीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है फॉर केमिस्ट्री। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आपके पास 11 क्लास की बुक होनी चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी, एंड यू कैन बाय इन रिफ्रेशर, एंड एटलीस्ट यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट फर्स्ट 5 चैप्टर्स of class 11th. Apart from ओके 9th, 10th, apart from studying 9th, 10th, you should be very well aware with the class 11th also. ओके So सर। let's now focus on class 10th first ना। अभी हम इस पे काम करेंगे, इसको इसके ऊपर काम करेंगे, जब हम सीख लेंगे then we will switch to all the advanced part of topics which are related to class 10th, ठीक है। फिलहाल हम पहले अपना बेस जो स्ट्रॉन्ग करें। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट ओके सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कंबाइन होना, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी ये है, व्हेन टू और more substance combine together to form a single substance, then it is called combination reaction. आई होप आप सभी ने डेफिनेशन देखी, तो मैंने बताया कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके आपको एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ व्हेन आई से सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है टू और मोर सब्सटेंस, दिस कुड बी element and element, this could be element and compound, or this could be compound and compound. तो I'm saying basically कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में केमिकल Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. सर इज नॉट देयर। Okay. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ने आपकी मीटिंग आवाज लेफ्ट कर नहीं आ दिया। सर ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया। हाँ हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो गया शायद।
कोई ग्रुप में मैसेज लिख के भेज दो। What? Told yes, sir, might be reconnecting. स्क्रीन अवेलेबल है सभी के पास? नो सर। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज चेक, मैंने शेयरिंग पे डाल दिया है स्क्रीन। यस यस Yes, दिख sir. गया। Yes, sir. यस सर, आ गया। यस सर, वी कैन सी। ओके, कहाँ पे छोड़ा था मैंने? एनीबॉडी? Sir, combination. कहाँ तक पढ़ लिया था हम सभी ने? कॉम्बिनेशन। रिएक्शन सर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे। The Okay, so definition. you are starting combination reaction. अच्छा, ये सब मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया क्या? यस सर। यस सर।
Yes, sir. अच्छा बेटा, एक बच्चा जो है ना वो ऑनलाइन रहेगा ताकि मुझे उसकी आवाज सुनाई देते रहे, तो ताकि आई शुड बी वेल अवेयर कि हाँ कनेक्टेड है। सर हम तो ओके बोल सर। रहे कौन हैं। रहेगा ऑनलाइन? एक बच्चा रहेगा ऑनलाइन, कौन रहेगा? वैभव विशाल झा। विशाल झा, ठीक है बेटा, विशाल, बाकी सब म्यूट कर दीजिए, सिर्फ विशाल का ऑन रहेगा, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग अगेन। मैंने आप सभी को बताया था बेटा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, दरअसल वहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली हेलो विशाल, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो वी वर टॉकिंग कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल सब्सटेंस देते हैं, ठीक है। जब मैंने सब्सटेंस वर्ड बोला, ये सब्सटेंस वर्ड जो है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, तो ये एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा सब्सटेंस, वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा कंपाउंड ही होगा। देयर विल बी नो वेरिएशन इन दैट। तो ये हमेशा क्या रहने वाला है? कंपाउंड रहने वाला है। Then we try to classify these combination reaction in different class depending upon what is being interactive with each other, which substances are colliding with each other. सबसे पहले मैंने केस लिया कि दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे होंगे। तो जब दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो भी आपको वो क्या देगा? एक सिंगल कंपाउंड ही देगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे केसेस लिखे जहां पे मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से, तब मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से, तब मिला वाटर, कार्बन की रिएक्शन करी मैंने ऑक्सीजन से, तब मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन प्रोसेस से बंद किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। जब ये रिएक्शन कराओगे तो व्हाइट डैजलिंग लाइट क्रिएट होगी, ठीक है। आप सभी ने मैग्नीशियम वायर को बर्न भी किया होगा लेबोरेटरी में कई बार, ठीक है। दैट्स अ केस ऑफ दैट। मैं ऑडिबल हूं विशाल? यस सर। विशाल, am I audible? Okay, so you have to be attentive. Yes, sir. बार-बार पूछूंगा आपसे। Okay, so नेक्स्ट Okay, केस sir. मैंने लिया, जब हाइड्रोजन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगेन क्या मिलेगा? वाटर मिलने वाला है। अगेन क्या देखिए यहाँ पे, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये क्या है? कंपाउंड है। अगेन कार्बन को बर्न करोगे, कार्बन का है कोई भी फ्यूल, उसको बर्न करोगे ऑक्सीजन प्रेजेंस में, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके क्या दे रहे हैं? कंपाउंड दे रहे हैं। दो एलिमेंट Sir, voice is a little bit stuttering. Hello, sir. No voice incoming. The voice is not coming. No voice incoming, sir. Guys, don't turn my microphone on at least, यार। बता दो चैट में अगर कभी ऑफ करवाना हो मेरा तो। Sir has left the meeting. There is a connection problems on network. हेलो, आवाज नहीं आ रही। am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Please bear with network Yes, because sir. I don't know. Please bear with network. आज पता नहीं दिक्कत आ रही बेटा। Still I'm trying. Okay. So we were talking about combination reaction. और पहला केस हमें डिस्कस कर लिया था कि दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है, जहां पे एक एलिमेंट एक कंपाउंड से कंबाइन करेगा। तो अब देख सकते हैं ये क्या है? एक एलिमेंट है, इट इज कंबाइनिंग विद अ कंपाउंड। जब ये एक एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है आपको? कंपाउंड ही दे रहा है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट कंपाउंड से कंबाइन कर रहा है। अगेन आप देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड है,
उसके कॉम्बिनेशन अपने एलिमेंट से कराया तो क्या मिला, अगेन कंपाउंड मिला। दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट कंपाउंड और एलिमेंट एलिमेंट ही कर सकते हैं, दो कंपाउंड भी आपस में केमिकली कंबाइन करके क्या दे सकते हैं, कंपाउंड दे सकते हैं। विशाल मॉडिबल हूं? यस सर। विशाल सुना यस था बेटा, सर। बीच में एक्टिव रहा कर। हाँ, तो पढ़ रहा है ना कि साइड में रख दिया फोन? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं विशाल, है। यस सर, मैं हाँ, नोटिंग भी कर रहा हूँ तो साथ में। गुड। तो मैंने आपको बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड भी आपस में केमिकली कंबाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इस केस में कि अमोनिया जो कि कंपाउंड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसकी रिएक्शन जब मैं करा रहा हूं तो क्या मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं कि दो कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल कंपाउंड मिला है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या मिला, कंपाउंड। इसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, यू आर राइट। और ये एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो बेटा ये आप अभी अभी आपने सीखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन कर रहा होगा। आप सभी के माइंड में चल रहा होगा सर दो से ज्यादा, करके देख लो। कैल्शियम डाइकार्बोनेट। वेट वेट वेट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या दे रहे हैं आपको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में कराया था आप सभी को। CO plus H2 gives you CH3OH, मिथेनॉल बन रहा था, याद है आप सभी को। ZNO plus यस CrO3, सर। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है, मिथेनॉल बनता है इस तरह से। ठीक है, देयर आर सेवरल सर ये टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है बेटा। ठीक है, जिसमें आपको एलिमेंट मिलेगा, कहीं कहीं कंपाउंड मिलेगा, वहां कहीं पे सिर्फ एलिमेंट को कंपाउंड मिलने वाला है, कहीं पे दोनों कंपाउंड मिलने वाले हैं। दे आर वेरिएशंस इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप सभी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया। किसी को डाउट है पूछ लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एनीबॉडी हु इज हैविंग डाउट, नो सर। चैट में लिख दो सर बेटा, बस किसी एक को डाउट है डाउट। कि ये सर टेम्परेचर और प्रेशर याद करके रखना पड़ता है। जी हाँ बेटा, आप खुद सोचिए कि ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं हो सकता ना कि मुझे कोई ट्रिक नहीं हो सकता कि मुझे कहीं से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस टेम्परेचर पे हो रहा है। ये सभी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, आप समझ रहे हो। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा को आपको वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको याद होगा वो। ठीक है, बाय नेचर में आपका यही तरीका है कि आप उस चीज को कीजिए खुद से, तभी आपको याद होता है वो, है ना। जैसे आप सभी को पता है कि हाँ चाय बनानी है तो इतने टाइम तक हमें गर्म करना है, या दाल बनाना है तो इतनी सीटी कुकर में लगी दाल बन जाएगा। तो अब आपके घर में जो भी खाना बना रहा होगा उसको एक आइडिया होगा। लेट मी स्पीक। आपके घर में जो भी खाना बना रहा है उसको आइडिया होगा कि हाँ इतनी सीटी, इतनी कुकर सीटी देगा तो दाल बन जानी है। ठीक है, अब वो एक अनजान बच्चे को एग्जाम में अगर आ जाए कि हाउ मेनी सीटीज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग दाल, तो उसके लिए तो एक नया क्वेश्चन है, उसके लिए तो बहुत अननोन सी चीज है। बेसिकली जो डेटा जब मैं लिखता हूँ ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ा है। ऐसा कहीं से कोई ट्रिक नहीं है इसको याद करने का। आपको इसको रटना ही पड़ेगा आसान भाषा में, या फिर जब आप इन एक्सपेरिमेंट्स को करोगे, जब आप केमिकल इंजीनियर बन जाओगे या रिसर्च साइंटिस्ट बन जाओगे, तो भी आपको बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप रोज इन सब चीजों के ऊपर काम करोगे। जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में आएगा वो तो आपको बाय हैबिट याद हो ही जाएगा। और कोई डाउट पूछो। सर अभी हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करने हैं या फिर और भी कुछ करना है, मतलब वर्ड इक्वेशन करना है, बस यही करना है ना? आपको ये सारे केमिकल रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ। सर ये अमोनिया और HCl के रिएक्शन, सर बोलिए बोलिए, हाँ बोलो। सर अमोनिया और HCl के रिएक्शन में सर हमने कोई हीट इस्तेमाल ही नहीं करी, तो फिर सर रिएक्शन हो कैसे गया?
It's a acid base reaction. It's a acid base reaction. Hello. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. हाँ, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है बेटा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जब आप एक एसिड और बेस रिएक्शन करा रहे हो तो कुछ इंटरनल एनर्जी भी होती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन को कराने के लिए। ओके ओके ओके, सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो नाउ अभी तक हमने बात किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगर दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस दे रहा है और वो कॉम्बिनेशन होता है, और वही अगर वो अगर ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोज करना। कोई कंपाउंड है, उसको डिकम्पोज करके दो से ज्यादा सब्सटेंस जो हम ब्रेक करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज कैसे किया? ऐसा कौन सा ड्राइविंग फोर्स था जिसने ए को ब्रेक करके बी और सी में अभी दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया? ठीक है, तो इस ड्राइविंग फोर्स को अगर मैं बताना चाहूं, इट कुड बी विद द हेल्प ऑफ हीट, इट कुड बी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कुड बी विद द हेल्प ऑफ लाइट। और इस ड्राइविंग फोर्स के आधार पे ही मैं इन्हें क्लासिफाई कर सकता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि हम इसकी डेफिनेशन को समझे। तो I'm audible. You are audible, sir. those reactions in which, अच्छा मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप चैट नहीं चल रहा है, ये एग्जाम में आप सभी को पूरा स्पेलिंग लिखना है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन अ डिजिटल पैड, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़े कम लिखने में अगर ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो those reactions in which a substance breaks to form two or more simpler substance is called decomposition reaction। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला है कि ऐसे रिएक्शन जहां पे एक सब्सटेंस ब्रेक होता है और दो से ज्यादा सब्सटेंस उसके ब्रेकिंग के कारण बनता है सिंपलर सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहां जो ये सब्सटेंस है, ये जो कंफर्म्ड है कंपाउंड होगा, लेकिन यहां जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, इट कुड बी कंपाउंड ओनली, it could be element only, or it could be element compound only, okay, that varies case to case, ठीक है। now अब यहाँ जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, यहाँ हम क्लासिफाई करेंगे किस तरह से आपने डिकम्पोजिशन कराया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा देखिए, जब भी मैं थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि मैं हीट देने वाला हूं, हीट की मदद से मैं डिकम्पोजिशन करवाऊंगा, है ना। तो आई कैन से थर्मल डिकम्पोजिशन इज दैट डिकम्पोजिशन व्हिच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। इसमें ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो Yes, sir, you are audible. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसे हीट करोगे, देखो हीट करने का साइन तो ये भी होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, या प्लस हीट कर दीजिए, बोथ वर्क्स इक्वली,
तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख सकते हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन पोटेशियम क्लोराइड, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। देख सकते हैं यहाँ पे अगेन हीट करना पड़ा है, हीट करने पे हुआ है डिकम्पोजिशन। अब जो रिएक्शन लिखवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो सीधे सीधे फंसती है बेटा, 3-3 नंबर के अननोन अननोन कंपाउंड एक्स करके आपको पूछा जाएगा, घुमाने की कोशिश करेगा आसान भाषा में एग्जामिनर। ठीक है, तो जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, अगर आप इसे हीट करोगे तो क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये होता है रेड ब्राउन कलर का। तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे कि फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब मैंने हीट किया तो उसने फेरिक ऑक्साइड बनाया जो कि रेड ब्राउन का है, और आपको सल्फर ऑक्साइड्स के गैसेस मिले, मिक्सचर है गैसेस के, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एन अननोन कंपाउंड एक्स, ठीक है, अननोन कंपाउंड एक्स green in color when heated gives a red brown flaky substance y, and smell of burning sulfur is observed. Identify the gases which smells like burning sulfur and X and Y। बन गया 3 नंबर का सवाल। This is how examiner is going to ask you questions on thermal decomposition। ये नहीं बोलेगा कि बेटा चलो थर्मल डिकम्पोजिशन एक एग्जांपल लिख के दिखाओ अगर आता है तो, नो, he is going to ask you like this and you must be very well prepared with the application part of every theoretical concept we are dealing with। वो मैं साथ साथ आपको तैयार कर रहा हूं। ओके, तो अगला थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। तो मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। नो सर, आई वाज सेइंग दैट यू आर ऑडिबल। ये कलरलेस होता है लेड नाइट्रेट, ठीक है, और जब लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये येलो कलर का आपको पीपीटी देने वाला है, ठीक है, सॉल्ट रेसिड्यू मिलेगा, ब्राउन फ्यूम्स होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 2 4, ठीक है। अनदर केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे जब लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, एन अननोन कंपाउंड एक्स, एन अननोन कलरलेस कंपाउंड एक्स व्हेन हीटेड गिव्स यू अ येलो कलर्ड रेसिड्यू and brown fumes observed or another gas, and when a burning splinter brought near to that particular test tube, it can be seen to burn with a bright flame। Identify X, Y, Z and the gas U। Can you see 5 नंबर का सवाल बनता सीधे सीधे यहाँ से। और बेटे आपके एग्जाम में हर बार पूछा था ये रिएक्शन, अभी जब आपके स्कूल खुलेंगे जब एग्जाम होगा तो आपके पास एग्जाम में रिएक्शन आपको दिखेगी। Someone want to say something on chat? Sir, you are audible.
sir, then how would we know that in a reaction this compound has this color? बेटा आप ऐसा कोई वो नहीं है मेरे पास जादुई मंत्र जिससे कि हम मैं आपको याद हो जाए, आपको याद ही करना पड़ेगा, जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो रटना पड़ेगा आसान भाषा में। देखो बहुत बहुत सारी चीजें होती है समझने वाली और बहुत सारी चीजें होती है याद करने वाली, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को हीट करके फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। दिस इज हाउ नेचर इज रिएक्टिंग। रीना त्यागी, बेटा क्वेश्चन ये आप चैट में पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। चैट में क्वेश्चन ये था, कलर कैसे मालूम पड़ेगा कि किसका क्या कलर होगा। बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई कहीं से वो हो रहा है आकाशवाणी। मैंने भी बुक्स से पढ़ के सीखा हुआ है और मैंने उस टाइम पे मुझे याद हो गया। उसके बाद जब मैंने केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में जाके करी तो मुझे उन पर्टिकुलर सब्सटेंस का वास्तविक कलर दिखा, उनको वो कलर मेरे माइंड में है आज भी। तो जब बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका मैं जब नाम लेता हूँ तो मुझे उसका कलर याद आ जाता है, तो मैं बताता हूँ। जब मुझे किसी को एक अननोन सब्सटेंस होगा, आप बोलोगे सर कि बताइए बीटा नैप्थोल कलर कैसा होगा, अगर मेरे को नहीं पता उसका कलर तो मुझे नहीं पता उसका कलर, सिंपल, ठीक है। चलिए Excuse me, आगे sir. बढ़ते। यस Sir, lead oxide is a precipitate. बेटा इनसॉल्युबल रेसिड्यू, आई गेस आई सेड, मैंने आप सभी को बताया ये इनसॉल्युबल रेसिड्यू बनेगा, ठीक है। सर रेसिड्यू है, एक्वस सॉल्यूशन वही तो सर बोल क्या रहा हूँ, नेचुरली प्रेसिपिटेट है नहीं कि है रेसिड्यू। प्रेसिपिटेशन अब बोलिए प्रेसिपिटेट क्या है? हमेशा बेटा इनसॉल्युबल ही होगा? प्रेसिपिटेट तो एक्वस, क्या प्रेसिपिटेट तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना। यहाँ क्या क्या एक्वस है, ये भी सॉलिड है आपका, ये भी सॉलिड है आपका, ये गैस है आपका, ये गैस है। बताओ पानी कहाँ है, कहीं पानी है? पानी है क्या? नहीं है ना। When there is no water, how can we say it's a precipitate? It's a solid residue left behind. There's a difference between precipitate and residue. शायद मैंने गलती से बोल दिया होगा precipitate, but it's a residue. ठीक है? और तभी मैंने कहा residue. ठीक है? सर योर वॉइस इज स्टटरिंग। Is it clear? No, sir. Voice is clear. स्टटरिंग सर, हेलो बीच में सर आवाज। बेटा, ऐसा हो सकता है। हेलो हेलो, Yes, sir. क्या हो रहा है बेटा? बेटा यहाँ तो मैं देखो छत पे बैठा Yes, हुआ sir. हूँ और मैक्सिमम Yes, रेंज sir. जो आ अब सकती clear है हो गई वो आ आवाज। रही है। Yes, sir, clear है voice. सर क्लियर है। कंटिन्यू करें? यस सर। बेटा बर्निंग Yes, sir. बर्निंग और सल्फर ये है। देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझे कि सर सल्फर का बर्निंग जो है ये क्या हो रहा है। बेटे आप जब किसी भी सब्सटेंस को बर्न करोगे तो उसकी स्मेल तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? तो यहाँ पे जब सल्फर को बर्न करते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल आती है। वो पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शंस को जब आप परफॉर्म करते हो ना लेबोरेटरी में, यू गेट एन आइडिया, अच्छा ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन और ऐसा इसमें ऐसा स्मेल आता है। आप सभी ने पेपर को बर्न किया होगा, पेपर को बर्न करने पे कैसा स्मेल आता है आपको पता है? जब भी पेपर बर्न होगा यू कैन से इट्स अ स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर। सिमिलरली इट्स अ स्मेल लाइक अ बर्निंग सल्फर। सल्फर को बर्न करने में कैसा स्मेल होता है मुझे पता है, ठीक है। 5 साल दिया है लेबोरेटरी के अंदर, इसलिए आइडिया है मुझे कैसा स्मेल होगा उसका। जब आप लोग देंगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा। अभी आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अच्छा इसका ऐसा ऐसा होगा, अच्छा इसका ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। साइंस में ऐसा ही होता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट समथिंग, देन यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग, है ना। यस सर। ओके so we were talking about decomposition reaction। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और वो है
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैं डिकम्पोजिशन कराने वाला हूं। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes, मैंने आपको बोला sir. है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अब हम डिकम्पोजिशन कराने वाले हैं। तो अगर मैं वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। गलती हुई बेटा। हाइड्रोजन गैस मिलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ठीक है, देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सभी को बताया है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में कि अगर आप वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये समझाने से पहले मैं एक आपको चीट कोड देना चाहता हूँ। गेम तो आप सभी ने खेला होगा, चीट कोड सभी समझते होंगे। चीट कोड है रेड कैट, लाल बिल्ली, एन ऑक्स, एक बैल। ठीक है, तो ये लाल बिल्ली और एक बैल का कंसेप्ट क्या है? वो ये है कि रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, एन मतलब एनोड। आई होप सभी को याद रहेगा कि कैट कैथोड, ऑक्स ऑक्सीडेशन, एन एनोड, रेड रिडक्शन। अब देखो आप लोगों ने 10th में सीखा है वो सीखा है, अभी जो मैं बोल रहा हूं इसके बारे में हम बात भी करेंगे। फिलहाल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप ये दोनों टर्म आपको याद रहेंगे हमेशा जब भी कोई एटम या आयन, हेलो ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला है जब भी कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो रिडक्शन शो कर रहा है, और जब भी कोई एटम और आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। इस ये भी एक तरह का रिडॉक्स का कंसेप्ट है जो आपने सीखा 10th में। ऑक्सीजन गेन होगा, हाइड्रोजन लूज होगा, वो अलग चीजें हैं, वो भी पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इसके ऊपर डिटेल में काम करेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल आपको एक थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया है रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो मैंने आप सभी को तो कहा जैसे हीट कि का तो जैसे हीट का सिंबल था वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई सिंबल होता है। नहीं बेटा, आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखना पड़ता है वहां पे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, आप सभी यहां पे एक सेटअप देख सकते हैं। ठीक है, इस सेटअप में मैंने क्या किया है, एक मैंने रबर कॉक लिया है यहाँ पे। ठीक है, रबर का कॉक लिया है। दिस इज योर हाई वोल्टेज बैटरी।
ये आपका नेगेटिव है छोटे वाला, और बड़े वाला क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? एनोड। अब हुआ क्या कि ये आपका सेटअप है, आपने इसमें पानी भर लिया और 2 टेस्ट ट्यूब डाल दिए, ठीक है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम अब ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे वाटर है और यहां भी वाटर है, ठीक है। और यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया है और यहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गया है, ठीक है। लेकिन जिन रेशियो में ये गैसेस इवॉल्व हुए हैं वो है 2:1, ठीक है। आई होप आप सभी को रिएक्शन याद होगी। 2:O gives you 2:2 plus O2। रेशियो कितना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? 2:1। सभी को समझ में आया ये रेशियो? यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा इस केमिकल इक्वेशन के, ठीक है। तो आप में जिसको आयंस इन सब का आइडिया नहीं है, बेटा क्लास 9 का थोड़ा रिवाइज करके आओ, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब मैं कह रहा हूं ना इलेक्ट्रोलिसिस, तो मैं ये कह रहा हूं कि वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पार्शियली यानी कि बहुत ही वीकली आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है वाटर में, H+ में और OH नेगेटिव में, बहुत कम। इसलिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं ताकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाए, आयंस का मूवमेंट बढ़ जाए, ठीक है। तो होगा क्या, कैथोड पे भी रिएक्शन होगी और एनोड पे रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होगा? हमेशा रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका H+ आयन है, जो H+ आयन है किस और भागेगा? आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कैथोड की ओर। तो कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा हाइड्रोजन एटम। अकेला स्टेबल नहीं होता, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वाटर में जरूरी है कि एसिड डालना ही डालना है? मैंने आपको फिर कहा बेटा, अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर ले रहा हूँ तो वो बेटा उसमें आयंस का मूवमेंट नहीं होता, वो इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें कोई आयन है ही नहीं, ये बहुत ही वीकली आयनाइज होता है बेटा। वाटर बहुत कम H+ OH नेगेटिव देता है, इसलिए हमें एसिड डालना पड़ेगा उसमें। तो सर एसिड कोई सा भी डाल सकते हैं ना? आप ऐसे डिपेंड्स बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेक करना पड़ता है। H2SO4 डाल दो इसमें, ठीक है। Okay. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हर एक एसिड का, तो हम उसके आधार पर लेते हैं, ठीक है। आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो इसमें, ताकि सल्फेट आयन जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन शो ना कर पाए, ठीक है। आप Yes, पढ़ोगे रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में क्लास 11th में, ये सारी वैल्यूज होती हैं, उनके आधार पर हम चेक करते हैं कि कौन सा एसिड लेना है कौन सा नहीं लेना, ठीक है। सर अगर सर रिडक्शन वाटर पोटेंशियल सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं होगी ना? क्या सर रिडक्शन अगर पोटेंशियल सॉल्टी है तो फिर हाँ जी। ऐसे डालने की जरूरत नहीं है ना? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। हेलो हेलो, सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसे रिडक्शन हाँ। पोटेंशियल कहते हैं। हाँ बेटा ये सब ये अब 11th पढ़ोगे, अभी इसको छोड़ दो। जब मैं सर डिसोसिएशन, अगर कोई सॉल्टी वाटर, बेटा सॉल्टी वाटर लेने का कोई मतलब नहीं है ना बेटा, उसमें और भी तो आयंस होंगे, वो अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है तो सर उसका कुछ रिलेशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस के साथ? उसमें आई थिंक हाँ बेटा बिल्कुल सही कर रहे हो आप। एक्सप्लेन उसमें कर दो। बेटा वो अभी नहीं कर सकते हम, आपको उन सब का आइडिया भी नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब नहीं पढ़ते ना हम, तो हम यूज करेंगे उसको जब हमें डिटेल्ड आइडिया हो जाएगा ना इन सब चीजों का, बेसिक चीजों का, समझ रहे हो। ओके सर। यस ठीक सर। है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th। पहले हम अपना बेस तो स्ट्रॉन्ग करें, अभी हमें बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है जो भी हम पढ़ रहे हैं, पहले हम इसका आइडिया ले लें। इसलिए मैंने आपको सिंपल सा बोला है एसिड, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि उसका रिडक्शन डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, ठीक है। इनोड की वैल्यू कुछ कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है।
ना यहाँ पे बोर्ड्स में ना एनटीएससी में, ना बोर्ड्स में ना एनटीएससी, ना स्टेज 1 ना स्टेज 2 में कहीं नहीं पूछेंगे आएगा आपसे, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे, बट एटलीस्ट वी नीड टू हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल लेकर जाऊंगा, बाकी जो 60-70 बच्चे जो बैठे हुए हैं वो बाकी सब कंफ्यूज होंगे। अभी हमें सिंपल सी बात समझनी है, वो ये है कि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो वाटर डिस्चार्ज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हमेशा याद रखना है कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमेशा ये कंफर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए ये ही होगा। मैंने आपको बताया कि मैंने एक apparatus लिया, मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया, वो सिस्टम है वो, इसमें मैंने वाटर ले लिया, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, दोनों में वाटर है, ठीक है, और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट बैटरी के टर्मिनल से। जब मैंने करंट पास कराया, धीरे धीरे देखा मैंने कि वाटर जो है वो यहाँ तक आ गया लेवल इसका, और यहाँ पे यहीं तक रहा। मैंने इनके वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया, तो अगर यहाँ पे 2 लीटर, अगर यहाँ पे 2 ml का गैस जनरेट हुआ है तो यहाँ पे 1 ही ml का गैस जनरेट हुआ था। तो यहाँ पे जो गैसेस का जो वॉल्यूम था दैट इज ऑफ 2:1, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो आप केमिकल रिएक्शन से देख सकते हैं कि ये इनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। तो एक लॉ है, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वहां बताया गया था कि जब भी केमिकल रिएक्शंस आपस में आप लिखते हो तो वो दरअसल कोई भी केमिकल चेंज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को फॉलो करता है। वो कहता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर गिव्स यू 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जिसने मेरे से ये चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 में उसको इसका बारे में आइडिया होगा। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे काम आ रहा है वो। अगर मैं कह रहा हूँ 2 ml वाटर है तो यहाँ पे 2 ml ये मिलेगा, या फिर कह सकते हो आप कि 2 मोल वाटर है तो आपको 2 मोल ये मिलेगा और 1 मोल ये मिलेगा, ठीक है। मोल और वॉल्यूम का रिलेशन मैंने आप सभी को बताया था, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, वी विल लर्न अबाउट दैट, ठीक है। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे जो रेशियो है, वो जो 2:1 का रेशियो है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि 2:1 का रेशियो कहां से आया, तो आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है एंड यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू नीड टू टेल देम कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन गैस जनरेटेड। आप सभी को मैंने बताया कि हमेशा कैथोड पे क्या जनरेट होगा, कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा किसका होता है, या तो मेटल का और हाइड्रोजन का, हमेशा ही कंफर्म है, कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए हाइड्रोजन कहां गया, कैथोड के पास। हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पे क्या जाएगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जो है बेटा वो आपको क्या देगा, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। किसी को यहाँ तक डाउट है पूछ लीजिए, इस रिएक्शन के बारे में पूछ लीजिए बेटा। सर मेरे को डाउट है थोड़ा सा, मतलब मेरे को वो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम वाला समझ नहीं आया था। अच्छा। मैंने मतलब आपसे नहीं पढ़ा था ये वाला। सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है? डायग्राम में कैथोड एनोड वाला पार्ट समझा दीजिए सर। एक बार वो बेटा, इक्वेशन जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है वो भी समझा दीजिए सर। ये 2:1 का ही प्रॉब्लम है सर। ये वाला आप सभी इसी की बात कर रहे हैं क्या बेटा? आपको याद करनी Yes, पड़ेगी। देखो देखो आपको वाटर जो है वो आपको क्या देगा, H प्लस देगा और OH नेगेटिव देगा। इतना तो मानते हो ना। ये H+ कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर। नेगेटिव कौन सा है, कैथोड है, इसलिए कैथोड के पास गया, ठीक है। ये खुद पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लिया इसने, न्यूट्रल बन गया, अकेले स्टेबल नहीं होता, दूसरे से कंबाइन करके इसने हाइड्रोजन गैस बना लिया। अब बचा OH नेगेटिव। ये कहाँ, ये खुद नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो ये किसको देगा, एनोड को दे देगा, है ना। तो H2O इलेक्ट्रॉन, OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और किसको देगा, एनोड को, और क्या बनाएगा, वाटर और ऑक्सीजन। ये क्लियर हुआ, ये इक्वेशन क्लियर हुई सभी को? यस सर। बेटा वो मैंने बैलेंस किया है, किसी को बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है तो बेटा प्लीज लेट मी नो।
बैलेंसिंग तो बेटा अलग चीज होगी ना। यहाँ बेटा हम सभी को मैंने बताया था कि जब भी आप ये इस तरह लिखते हो ना, कि छोटे वाला हमेशा कैथोड होता है और बड़े वाला हमेशा एनोड होता है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। यस सर। किसी को इसमें डाउट है? तो इस चीज को मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं, जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आप सभी को बस इतनी सी बात बोली है कि अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस बोल लीजिए, तो वो 2s2 प्लस O2 में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे जो 2 है उसको आप बोल सकते हो कि 2 वॉल्यूम, यहाँ पे जो 1 है इसको बोल सकते हो 1 वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो हुआ हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस के इवॉल्व होने का, वो हो गया 2:1। गेल-लुसाक लॉ ये कहता है कि जो आपके गैसेस इवॉल्व होते हैं, अगर वो जो भी आपके गैसेस इन्वॉल्व हैं, अगर वो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे हैं, तो उनका मोलर वॉल्यूम भी सेम होगा, ठीक है। ये बोलता है आपका गेल-लुसाक लॉ। यहां मैं कह सकता हूं कि 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर गिव्स यू, ये 2 है ना, ये यहां से आ रहा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर गिव्स यू 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो आपका ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का, कि जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखेंगे तो दरअसल हो ये रहा है कि ये H+ और OH नेगेटिव जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जा करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और इसने बनाया हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, OH नेगेटिव गया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और बनाया वाटर और ऑक्सीजन। हमें दिख रहा है ये बैलेंस नहीं है, तो मैंने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, इसको 4 से। अगर 4 OH नेगेटिव हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगाया ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाए। अब 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, हो गया बैलेंस, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। इस तरह से इसको मैंने बैलेंस किया, ठीक है। This is how electrolytic decomposition of water occur. Another electrolytic decomposition is NaCl. अगर मैं NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं तो भी मुझे क्या मिलेगा? सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हाँ बोलो सर, बट NaCl तो सॉलिड होता है, तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करवाएंगे? बेटे मॉल्टन, हम मॉल्टन NaCl लेते हैं इसमें, ठीक है। यस सर। हम यहाँ पे इसको मेल्ट कर देते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 800 होता है। इसको मेल्ट करते हैं तब जाके सॉलिड सोडियम मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है। सर ये मेंशन करना पड़ेगा? क्या? हेलो बोलो। इससे मैं कह रहा हूँ कि सर ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये मोल्टन है, या फिर जो भी टेम्परेचर हमने इसके लिए यूज किया है? बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। टेम्परेचर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं बेटा। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होगा? मॉल्टन ही होगा बेटा। तो बाय डिफॉल्ट है कि किसी लिक्विड में ही तो इलेक्ट्रोड डालोगे ना, सॉलिड में कैसे डालोगे आप? यस सर। है ना? ओके सर। ये लिक्विड है, तब क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। नहीं, इस केस में भी आपको ये गैस, सॉरी ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा एल्यूमिनियम, और ये आपको गैस फॉर्म में मिलेगा, ओके। दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सर लिक्विड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे होगा? मेल्टेड बेटा, मेल्टेड होगा वो। अगर क्या मैं एल्यूमिनियम को मेल्ट नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हो सर। कर सकते हो सर। अब हम बात कर रहे हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की।
फोटोलिटिक का मतलब क्या है? लाइट को यूज कर, ठीक है। तो अगर मैं AgCl, ठीक है, जो कि कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसको मैं सनलाइट के प्रेजेंस में रख दूं तो होगा क्या, सिल्वर प्लस क्लोरीन मिलने वाला है, क्लोरीन गैस होगा, येलोइश ग्रीन आपको क्लोरीन गैस मिलेगा। और सिल्वर कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट, ठीक है, ग्रेइश व्हाइट कह सकते हो, सिल्वरी व्हाइट कह लो, ठीक है। या फिर अगर मैं AgBr ले लूं, सिल्वर ब्रोमाइड कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है इसका, हल्का पीला। इसको भी अगर आप लाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो भी आपको ये क्या शो करेगा, डिकम्पोजिशन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन गैस कैसा होता है, रेड ब्राउन। ब्राउन। सर लाइट में जरूरी है सनलाइट? तभी तो मैंने नेक्स्ट सर क्या लिखा आपकी है, वॉइस लाइट बीच में ब्रेक हो रही है। हेलो, अब ठीक है बेटा? यस सर। सर लाइट में अभी तो हमेशा सनलाइट ही लिखना होगा? बेटा अगर आप सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने लाइट भी लिखा है ना उस पे, दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। आप सनलाइट ले लो, लाइट ले लो, बल्ब लगा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना होगा, किसी भी अब तरीके की लाइट चले। हाँ, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई सिल्वर ब्रोमाइड, व्हाई, हेलो एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ बेटा, ओके। सो बेटा आपके एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाई सिल्वर ब्रोमाइड, व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, आपको स्ट्रेट अवे समझना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट बेटा? हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया है। अच्छा, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो हमने ये रिएक्शन पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। तो प्लीज टेक केयर, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दरअसल क्या होता था पहले के टाइम पे, जो आपकी जो नेगेटिव्स होते थे ना, फोटोग्राफी फिल्म्स होती थी, उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी। जैसे ही उसके ऊपर लाइट एक्सपोज होता था, इसका डिकम्पोजिशन होता था, और ये सिल्वर के जो ग्रेन्स होते थे, ये इस तरह से अरेंज हो जाते थे कि उसकी इमेज जनरेट हो जाती थी, ठीक है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफी यूज्ड टू वर्क इन अर्ली डेज। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. Okay, somebody is asking question. Sir, every precipitation reaction. अरे बेटा आएंगे ना अभी। Precipitation reaction is a decomposition reaction. जैसे कि एग्जाम्पल आपको पता है भी precipitation क्या है, नहीं है ना? We will talk about it, है ना? क्या नाम बेटा? पुलकित सिंह। बेटा इसको डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन क्यों बोल रहा है, ठीक है? अभी हम वहां पे आए नहीं है ना, जब हम डिकम्पोजिशन पे आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना? फिलहाल हम अभी वो नहीं कर रहे हैं। सर वो पहले स्टडी कर लिया था तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, इट कैन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम स्टडी करते हैं, Okay. और यू कैन से डबल डिकम्पोजिशन, और यू कैन से मेटास्थेसिस रिएक्शन। ये सारे एक ही नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट के। एक बार तो एनटीएससी ने क्वेश्चन तक पूछ लिया था कि रिएक्शन। So your voice is not clear. Sir, your voice is वो breaking. पापा की इस बार The voice is breaking. अब ठीक है, ठीक है? नो सर। हेलो, नो सर। अब ठीक है? हेलो, अब कोई दिक्कत सर धीरे नो धीरे। सर। नितिन कुमार म्यूटेड, कशिश बडोला। अरे बेटा खुद पढ़ ले, दूसरों को म्यूट क्यों कर रहा है? डोंट डू सच थिंग्स, है ना? आप लोग यस सर, योर वॉइस इज ऑडिबल। आप लोग पढ़िए बेटा, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे बैठ के तो थिंग्स विल नॉट गो प्रोडक्टिव। मैं हर बच्चे की फिर चैट नहीं पढ़ पाऊंगा। सर कैन वी राइट द एग्जैक्ट लर्न थिंग, सो क्या लिखा है बेटा?
बट आपको डिपेंड अश्मित मानक यू नीड दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है टू द पॉइंट बात कर ले, अगर 5 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा डेटा को ना। अंडरस्टूड? यश गुप्ता इज देयर काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स विच कैन बी, बेटा ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, आप हीट दे रहे हो ना उसको, वो है ड्राइविंग फोर्स। आप हीट दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, आपने लाइट दिया, वो एनर्जी तो दे रहे हो तरह का, वो एनर्जी सब कुछ करवा रहा है। आप खुद नहीं पढ़ोगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा जबरदस्ती डांट डपट के, है ना? तो मैं हूँ ड्राइविंग फोर्स, समझ रहे हो? यश समझ में आया बेटा? यश गुप्ता, एवरी प्रेसिपिटेशन हो गया सर। what will happen if instead of heat we put electricity in ferrous sulfate reaction? बेटा तो करके देखना पड़ेगा। तो तू ये कह रहा है कि सर मैं 1 पाँव उस पे रख दूं, लकड़ी पे 1 पाँव रखूं, पानी में करंट लगेगा, करके देखो, है ना? Can you hear me? You are audible. Yes. तो that depends on the experiment. आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैंने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने अब समझिए इसको, ठीक है? सामने आपके विलन है, उस विलन को मारने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप गोली चलाओगे, आप चाकू चलाओगे, या आप न्यूक्लियर बॉम्ब मारोगे उसके ऊपर? दैट डिपेंड्स कि वो कितना बड़ा विलन है ना? तो अगर एक पूरी आर्मी आ गई विलन की, आप न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकते हो उसको। तो और अगर 1-2 विलन है तो उसको आप छोटे मोटे हथियार से ही मार सकते हो। एक टेररिस्ट है उसको आप छोटे मोटे हथियार से मार सकते हो। एक जम्मू कश्मीर में अगर आर्मी ऑपरेशंस करती है तो वहां पे एक टेररिस्ट को मारने के लिए वो गन यूज करती है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाता है वहां पे। तो आप मुझसे बोल रहे हो कि सर एक टेररिस्ट है तो उसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब चला दूं? मैं क्या बोलूंगा, नहीं बेटा, जब गन से काम चला तो न्यूक्लियर बॉम्ब किस लिए? उत्कर्ष समझ पा रहे हो? हेलो? तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप Sir, सभी you को, are audible. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी यू रिक्वायर, आप वाटर को हीट करके ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है? हीटिंग में कम एनर्जी होती है जो हम देते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी देते हैं वो ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो है उसमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ब्रेक दैट मॉलिक्यूल। आई डोंट थिंक वी रिक्वायर दैट मच ऑफ एनर्जी टू ब्रेक फेरस सल्फेट, है ना? ब्रेक तो हो जाएगा, बट वाई? जो काम मेरा एक नॉर्मल सा पेन कर रहा है उसके लिए मैं 1 लाख का पेन क्यों खरीदूं? खरीदना चाहिए? मेरा 3 रुपए वाला नटराज पेन बहुत अच्छा काम करता है। Why I should buy a 1 lakh rupee pen? उत्कर्ष, डाउट क्लियर है बेटा? Sir, you are audible. SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वेरी गुड उत्कर्ष, ओके, अंडरस्टूड। SO2 इज, अरे कितनी वाली हो गई, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अलावा और भी कोई ड्राइविंग फोर्स होती है बेटा? बहुत सारी है, दैट कम्स इन क्लास 11th 12th BSc MSc पढ़ेगा बेटा, बहुत कुछ है। एंजाइम्स भी अपने आप में एक अलग कलेबाज होती है बेटा, एंजाइम्स के बारे में पढ़ोगे तुम हायर क्लासेस में। हेलो, ओके सर, we had to learn about which substance required what type of energy। बेटा ये जो रिएक्शन लिखवा रहा हूँ इसी में से आएगा, और इसका आंसर अगर तुम मुझसे पूछ रहा तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं बेटा, आपको करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आसमान से वो आकाशवाणी होगी कि अच्छा इसमें यूज कीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्मल यूज करूंगा। एज अ केमिकल इंजीनियर, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट मुझे वो काम करना पड़ेगा, करके मालूम पड़ेगा कि कैसे होगा, है ना? मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो आई हैड नो आइडिया कि कैसे पढ़ाते हैं डिजिटल व्हाइट बोर्ड पे। आज भी पढ़ा रहा हूँ आप पे, करके मालूम पड़ेगा ना कैसे होगा, ठीक है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible.
ओके, अभी तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, आप में से आई होप आप सभी को आप सभी जब स्कूल जाते होंगे, अरे तो गुजरे जमाने की बातें होगी स्कूल जाना, ठीक है, पर जब भी आप स्कूल जाते थे, आई होप आप सभी को खिड़की वाली सीट, विंडो सीट जरूर चाहिए हो, है ना? उसके लिए हम क्या करते थे, अगर कोई छोटा बच्चा भी बैठा है उसको हम हटा दिया करते थे। किसने ये काम किया है? मैंने सर। वेरी गुड, यू आर ऑडिबल सर। तो कैन यू सी कि एक छोटा सा बच्चा है ना, और ये आप हो, तो आप इसको हटा सकते हो ना? ये वो विंडो सीट है, बैठा हुआ है, आप इसको हटा करके साइड कर दोगे, बेटा यहाँ बैठ, इस सीट पे मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी। ये क्यों हटा? सर ये वीक था। क्योंकि कमजोर था, he was weak। ये वीक था इसलिए आप इसको हटा पाए। एक क्लास 4 का बच्चा था, वैसे बता दूं, आप क्लास 1 के बच्चे को नहीं हटा पाओगे, चैलेंज है, ठीक है? खैर वो तो एक्सेप्शन है, छोड़ दो उसको। पर एक कमजोर बच्चे को आप इजीली हटा सकते हो उसके सीट से। ये तो हुआ एक केस। अब एक और केस लेते हैं। ये रही विंडो सीट और ये रहा क्लास 12 का वो बच्चा, दिख रहा है सभी को? यस सर। अगेन ये रहे आप, क्या इसको हटा पाओगे? नो सर। नहीं हटा सकते। यस सर। कैसे? अरे भाई, नो नो वॉयलेंस प्लीज, नो वॉयलेंस। बेटे आप इसको एक्सेप्शन मत बनाओ, पढ़ने की कोशिश करो। मैं एग्जांपल से ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। आप सभी देख सकते हैं दिस गाय इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, और यहां पे अब इसके रिलेटिव आप क्या हो गए हैं? वीक। आप समझिएगा, यहां आप वीक हो गए, लेकिन यहां आप क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए। इसलिए आपने इसको हटा दिया, लेकिन इसको आप हटा नहीं पाए, है ना? एक चीज तो क्लियर होगी ना, एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक वीक आदमी को हटा के उसकी जगह ले सकता है। अग्रीड? यस सर। यू आर ऑडिबल। Okay, okay, okay. This is what we are going to use in displacement reaction. Displacement reaction में भी इसी का ही यूज किया है हमने, ठीक है? तो displacement reaction is those reactions in which a high or more reactive substance displaces a less reactive substance from its solution, or you can say salt solution, is called decomposition reaction. ठीक है, मैंने सभी को बताया है displacement reaction is that reaction in which एक ज्यादा reactive substance एक कम reactive substance को उसी के salt solution से हटा सकता है, उसी के solution से हटा सकता है, किसी जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उससे वो उसको हटा सकता है। आई होप आपको मेरी स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं। हाँ बोलो सर। किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? बता रहा हूँ बेटा, अभी उसी पे आ रहे हैं हम बिल्कुल उसी पे काम करेंगे अभी, ठीक है?
इसको समझने से पहले कि बहुत से एग्जांपल जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, उससे पहले मैं एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। सो reactivity series is a column, ठीक है, a vertical column in which elements are arranged in the decreasing order of their reactivity। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ गया रिएक्टिविटी, उसके बारे में समझेंगे, पहले वो लिख तो लें और सीरीज है क्या, किसी को आता है? यस सर। यस सर। यस सर। आती है। Yes, sir. सर आयरन के बाद लेड आएगा। हाँ, आयरन के बाद सर लेड आता है, मतलब वो बुक में दिया हुआ था एनसीईआरटी में। टिन नहीं था ना, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा डिटेल लिख दिया। अभी तू बेटा और डिटेल पढ़ेगा तो और सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। एनसीईआरटी में टिन मेंशन नहीं है, मैंने कर दिया ना। ओके सर। अच्छा, ओके आप सर, सभी यू आर आप ऑडिबल। सभी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज किया है और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी है क्या? अभी तक यहाँ बात अटकी पड़ी है। रिएक्टिविटी आप सभी जानते हैं क्या है? मेटल है, और मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। जब मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट रही है। तो पोटेशियम ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है सोडियम के मुकाबले। तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। सोडियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन कैल्शियम। दिस इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। This is more reactive than magnesium. This is more reactive than aluminium and so on. Now एक और क्वेश्चन आता है बेटा, हाइड्रोजन क्यों? ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल यहाँ क्यों लगाया आपने? यहाँ पे इसलिए लगाया बेटा क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब एग्जाम आपकी जो एनसीईआरटी है बेटा वो ये कहती है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? गोल्ड है। और मोस्ट रिएक्टिव क्या है? हाँ, मोस्ट एक्टिव क्या है? पोटेशियम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 10। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा भी रिएक्टिव होते हैं सब्सटेंसेस, और ये सीजियम होता है बेटा मोस्ट रिएक्टिव। फ्रांसियम भी होता है सर। फ्रांसियम लेस रिएक्टिव बेटा, फ्रांसियम इज लेस रिएक्टिव देन सीजियम। मैं बताऊंगा जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बारे में पढ़ेंगे तो बताऊंगा उसमें ऐसा क्या होता है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, गोल्ड से कम रिएक्टिव क्या होता है? प्लैटिनम। दिस इज एक्चुअली लीस्ट रिएक्टिव। दिस इज द राइट थिंग। एनसीईआरटी ये बोल रहा है, तो आई होप आप सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा। मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि जिस टीचर को जो चाहिए वो उसको दे दो। एनसीईआरटी चाहता है कि आप गोल्ड को लीस्ट रिएक्टिव बोल दो। मैं चाहता हूं, कंपटीशन चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहते हैं कि प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। जब वहां पे आए तो वहां पे प्लेटिनम मार्क करो, है ना। तो सिचुएशन को देख के अपनी नॉलेज को आपको वेरी कराना है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या किया, क्लास 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन होते थे, तो बेटे जो आईआईटीज में लगने वाले फॉर्मूले है ना वो उसने वहां लगा दिए। अब एक पेज का सवाल उसने 2 लाइन में निपटा दिया। बेचारा वो मैथ्स में फेल हो गया था और आईआईटी में सेलेक्ट हो गया था। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। डजेंट मैटर आपको कितनी नॉलेज है। सीबीएसई का टेस्टिंग पैटर्न अलग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्टिंग पैटर्न अलग है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगने वाले फॉर्मूलेज आप सीबीएसई में जब तक शो नहीं कर सकते जब तक आपको सीबीएसई पढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर, यू आर ऑडिबल। वेरी गुड। मैंने आप सभी को बताया
कि activity series is a series in which elements are arranged in the decreasing order of their reactivity, where element at the top is the most active element, which is potassium in the case of class 10 NCERT, and least active element is gold in case of class 10 NCERT. However, actually in reality, the most active element is cesium and the least active element is platinum. When you move from top to bottom, basically the reactivity is decreasing. The reactivity is basically nothing but a tendency to lose electron. This is your reactivity. Okay, so potassium can lose more electron easily as compared to sodium, and based on these reactivity we can easily classify which one is going to displace which one. आसान भाषा में मैंने तो आपको बताना, मेरा फर्ज था, मैं बता दिया, लेकिन आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है ना। देखिए मेटल्स के केस में, मेटल की बात करूं, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नॉन मेटल्स के केस में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। आई होप आप सभी को ये बात पता होगी। फिर कैसे बेटा, देखो मैं एक सीरीज ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप ले लें, ए लीना के रब से फरियाद, या बोलेंगे है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो मैं ये कह रहा हूं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मेटल्स है ना। आपको भी सर फिर तक फ्रांसियम होना चाहिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और ये नॉन रेडियो एक्टिव है ना। तो सर फ्रांसियम बना भी बहुत कम है बेटा। नहीं, बात अभी को एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, तो हम रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो देखो, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रिएक्टिविटी हम नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कंपेयर नहीं करा सकते। दिस इज नॉट गुड, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो व्हाई वी आर कंपेयरिंग देम। इसके अलावा फ्रांसियम की सच में कम होती है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इनके शेल्स में इतने फास्ट घूम रहे होते हैं कि वो इनसिक्योर हो जाते हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट दे आर रोटेटिंग, इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको डर होता है कि वो लूज ना कर जाए। इस वजह से वो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करना चालू करता है और उसका साइज छोटा हो जाता है फ्रांसियम का थोड़ा, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट जाती है फ्रांसियम की। दिस इज द एक्चुअल रीजन जितना मैंने एक्सप्लोर किया है कि फ्रांसियम इसलिए लेस रिएक्टिव होता है सीजियम से, ठीक है। तो एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे, अभी तो 10th में आपको जनरलाइज करके पढ़ाया जाएगा और 11th में एक चीज की आप बारीकी से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आप सभी को कि मेटल्स के केस में जनरली रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने बोला है, पोटेशियम की ज्यादा होती है ना, सोडियम की कम होती है ना। एक और केस ले लीजिए, नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, से दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे उतना अच्छा वो नॉन मेटल। एंड डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज इंक्रीज होने के कारण वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ा रहा है, ना कि गेन करने की। तो न्यूक्लियस ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं बस मैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी मेटल्स के केस में क्यों बढ़ती है और नॉन मेटल्स के केस में क्यों घटती है। दरअसल साइज बढ़ने के कारण मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और नॉन मेटल्स की घट जाती है, क्योंकि मेटल्स में हम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो पैरामीटर हम यूज करते हैं रिएक्टिविटी को जज करने के लिए, और नॉन मेटल्स में कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो पैरामीटर हम यूज करते हैं रिएक्टिविटी को जज करने के लिए। तो आई होप आप सभी को मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी का आइडिया हो गया होगा। अब हम जल्दी से फटाफट केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार रिएक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे सीरीज ले लेता हूँ। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है।
ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। तो मैंने को बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर सकता है। तो पहले मैंने केस लिया है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक मेटल यानी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करने वाला होगा। समझ में आ रहा सभी को? Yes, sir, you are audible. यस यस सर। यस सर। तो मैंने कॉपर सल्फेट लिया बेटा, सुनिए अब ध्यान सुनिए। कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, पानी मिक्स है, इससे कलर होता है ब्लू। इसमें अगर मैं जिंक रॉड डाल दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये जो जिंक है ना, ये कॉपर को भगा देगा उसके सॉल्यूशन से, उसकी जगह जाके बैठ जाएगा, ठीक है, और कॉपर को निकाल देगा। तो ब्लू था, जिंक कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट होता है। ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। और ये कॉपर कैसा होगा? रेड ब्राउन होगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि किस तरह से एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया। एक और रिएक्शन लिखिए, कॉपर सल्फेट एक्वस में इसकी रिएक्शन करा दीजिए एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस मैग्नीशियम। देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सिमिलरली जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो क्या करेगा? मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस एक्सक्यूज कर मी देगा सर। उसके। हाँ बेटा बोलो। सर मैंगनीज ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम? हेलो Magnesium. हेलो Sir, you are audible. सर उसने पूछा मैंगनीज ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम बेटा, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो मैंने वो सभी को बताया कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आप मैग्नीशियम से कराओगे तो ये बनेगा। एक और रिएक्शन ले लीजिए, कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट कर लीजिए। आयरन कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, ये अगेन ब्लू होगा, ये अगेन ब्लू था। ब्लू में आपने सिल्वरी व्हाइट डाला, अगेन कैसा हो गया? ये कलरलेस हो गया, अगेन रेड ब्राउन मिला था। ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन और डालोगे, अगेन क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट मिलेगा। और ये कैसा होता है? फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, प्लस अगेन रेड ब्राउन। अब देख सकते हैं एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है एंड नॉट। अभी रिएक्शंस खत्म नहीं हुए और रिएक्शंस लिखेंगे। तो अगर मैं कॉपर क्लोराइड ले लूं, ठीक है, ये कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसकी रिएक्शन करा दूं लेड से, ये कैसा होता है? ब्लूइश ग्रे। तो क्या मिलेगा? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। आपका लेड क्लोराइड है, दिस इज अगेन कलरलेस एंड दिस इज अगेन योर रेड ब्राउन। अब जो रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा ये एंटी एसिम आ चुका है। सिल्वर नाइट्रेट अगर आप रिएक्शन कराएंगे कॉपर से तो क्या मिलेगा? आप सभी को पता होगा सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है? कलरलेस। ग्रे। बेटा कलरलेस होता है। और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये आपको ग्रेश व्हाइट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मार्क कर सकते हो। एनटीएससी में आ चुका है, लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया। किसी को डाउट है यहां तक? नो सर। बेटा अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर मेटल नॉन मेटल भी होगा अभी, कि एक मेटल एक नॉन मेटल को कर रहा होगा और एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को कर रहा होगा। हम इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। अगला जो है हमारा वो है
मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन कराऊं HCl से, तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। तो एक मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सोडियम का रिएक्शन कराऊं वाटर से, तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। क्या मिलेगा? NaOH प्लस H2। मैंने रिएक्शंस बैलेंस नहीं करी हुई, दैट इज योर वर्क। आप सारे रिएक्शंस को बैलेंस करोगे, कोई नहीं आएगा तो मुझसे पूछोगे, ठीक है। अब सभी ने देखा यहाँ पे कि मेटल नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, जहां पे एक मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को कर रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को कर रहा होगा, है ना। इसके भी एग्जांपल ले लें तो फ्लोरीन व्हेन मेड टू रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, आप सभी जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन से, यानी कि वो आयोडीन को रिप्लेस भी कर सकता है। आई कैन सी यहाँ पे एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल ने एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। आई होप आप सभी को दिख रहा है रिएक्शन, दिख रहा है सभी को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. किसी को यहां तक डाउट है? Sir. No, sir, you are audible. किसी को Sir? यहां तक डाउट है क्या? हाँ बेटा बोलो। Yes. Sir, मैं नॉन मेटल भी किसी मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं? एक नॉन मेटल को नहीं करेगा बेटा। अब बोलोगे क्यों, है ना। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्लैप्स फॉर यू, कि एक नॉन मेटल को कैसे करेगा, ठीक है। रिएक्शन ले लें। Yes, sir. Cl2 प्लस देखो कोई नॉन मेटल है, वो एक मेटल है ना। अच्छा अभी कह रहे हो कि एक मेटल है, मेटल कंपाउंड है, उससे नॉन मेटल डिस्प्लेस हो जाए, ये करते है ना आप, ये कह रहे हो ना। Yes, sir. नॉन मेटल मेटल को। तो देखो बेटा, ऐसा करने के लिए क्या चाहिए, अब समझो कि जब ये कंपाउंड बना होगा तो कैसे बना होगा? M प्लस और X नेगेटिव, ऐसे तो कुछ होगा। मेटल किससे कंबाइन होगा? किसी नॉन मेटल से कंबाइन होगा, ये बना हुआ होगा। अब अगर मेटल को हटाना है, समझिएगा, अब अगर मेटल को हटाना है तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उसे, ना। और आप सभी Yes, जानते हो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, ना कि देने की। और मेटल को हटाना है तो मेटल बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा? M फॉर्म में निकलेगा ना, आप समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूं कि कॉपर सल्फेट प्लस मान लो ले लो आयोडीन, क्या होगा? आप सभी जानते हो कि अगर अभी देखो यहाँ पे क्या है, Cu2 प्लस है और SO4 2 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ जो बनेगा वहां पे कॉपर प्योर फॉर्म में आएगा, विदाउट एनी चार्ज, एलिमेंटल फॉर्म में आएगा, और आप बनाओगे ISO4। ये रिएक्शन नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आयोडीन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कॉपर को। कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। आप जानते हो आयोडीन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कॉपर को, देगा क्या? इलेक्ट्रॉन देगा? नो सर, नहीं देगा। नॉन मेटल लेने की टेंडेंसी उसकी। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने टेंडेंसी है। अगर कॉपर को हटाना है तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वो आयनिक फॉर्म में है, इस फॉर्म में जाना चाहता है, बिना वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए नहीं मानने वाला, और ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये तो खुद चक्कर में किसी इलेक्ट्रॉन में चुरा लूं बचे हुए, आपको लगता है कि ये हटेगा यहाँ से? नो सर। इसको इस तरह से समझो कि आप एक कमरे में रहते हो, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कमरा खाली करो, एक कमरा मेरे को चाहिए, तो आप कह रहे हो भाई साहब मुझे अगर आप कमरे से निकाल दोगे मैं कहाँ रहूंगा इस लॉकडाउन में? तो मैं कहूंगा वो आप कहीं देखो, मुझे क्या मतलब उससे, तो आप निकलो उस कमरे से।
नो नहीं, सर। लेकिन अगर मैं आपको उस कमरे से निकाल के एक बढ़िया सा 2 BHK फ्लैट दे दूं तो आप यहाँ रहिए, तो आप आराम शिफ्ट हो जाएंगे, होंगे ना शिफ्ट। यस सर। ठीक है, एक Yes, जनरल sir, you एग्जांपल are लिया है audible. इसको। हाँ, इसको पर्सनल मत लेना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस। ठीक है, यस सर। कि आप किसी को अगर हटा रहे हैं तो बदले में उसको देना भी तो पड़ेगा। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो उसको स्टेबलाइज भी तो करना है, इसी का काम है। बाकी केसेस ले लीजिए आप, अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, उसकी रिएक्शन आप जिंक से करा रहे थे, तो जिंक क्या कर रहा था, जिंक सल्फेट दे रहा था, प्लस कॉपर बन रहा था। तो यहाँ पे ये +2 फॉर्म में था, यहाँ पे जिंक एलिमेंटल फॉर्म में था, यहाँ पे अब जिंक +2 फॉर्म में है और कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, तब जाके वो जिंक +2 आयन बना है और Excuse me, कॉपर sir. अपने एलिमेंटल फॉर्म में आया है। हाँ बोलो बेटा। सर SO4 का चार्ज माइनस नहीं होगा? माइनस लिखा है, माइनस लिखा मैंने। सर वो आपने वो प्रोडक्ट साइड में प्लस लिख रखा है। कहाँ है प्लस लिखा? प्रोडक्ट नेगेटिव तो है। सर रिएक्टेंट साइड में, सर रिएक्टेंट साइड में। सॉरी, रिएक्टेंट साइड सर। यस। कहाँ पे दिखाओ? सर सर सही आपने है। लिखा है। सर यू आर बेटा वो ऑडिबल. प्लस। हाँ, वेरी गुड। सभी को समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। आज हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी है मैं बता देता हूँ। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें टाइप्स पढ़ी हमने बहुत सारी। इलेक्ट्रोलिसिस का जनरल आइडिया लिया, कैथोड एनोड के बारे में जाना। ठीक है, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने एक्टिविटी सीरीज के बारे में समझा। ठीक है, तो दिस इज योर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास we will be focusing on double displacement reaction, ठीक है, एंड redox reaction and Lenzidine and oxidation. आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया। डिस्प्रोपोर्शन भी हम बात करेंगे redox के बाद। ओके, so today's class ends here. Yes sir. यस सर। You are audible. आप जैसे जिसको भी जिसको भी डाउट है बेटा पूछ सकता है मुझसे। सर एक डाउट है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? बेटा किसी सब्सटेंस को हम पानी में डालते हैं तो वो एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। बेटा रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमेनन है। एक सेकंड को बेटा, रेडियो एक्टिविटी मनोज ठाकुर एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें एक इनविजिबल रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। रदरफोर्ड ने बहुत बताया है। तुम भी सुपर गेमर को भी, अबे क्या किया, ये फालतू की एक्टिविटी मत करो आदित्य सिन्हा। म्यूट करो उसको, म्यूट करो, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। सर मैं वो एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कह रहा था कि वो कैसे, मतलब कैसे पता ऐसे कैसे क्वेश्चन चलता है सर वो? सुनिए हाँ बोलो। सर वो पता कैसे चलता है एक्वस सॉल्यूशन? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन होता नहीं है और ऑक्सीजन होता है, तो वो वाटर तो अरे बेटा फॉर्म किसी करता भी सब्सटेंस को पानी मिला दे, वो एक्वा सॉल्यूशन बन गया। रॉकस्टार का क्वेश्चन है कि क्या हाइड्रोजन किसी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है? बेटा सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट जितने हैं उनको रिप्लेस कर सकता है। कॉपर है, Cu मैं रिएक्शन में लिख के दिखा सकता हूँ बेटा आप सभी को, जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो CuO plus H2 can give you Cu plus H2O। डिस्प्लेस कर दिया ना? यस सर, यू आर ऑडिबल। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉन मेटल को कर रहा है, लेकिन वो जब कर रहा है जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और उससे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है उसकी, अदरवाइज नहीं देता। सर हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विच प्रॉपर्टी विल टेल अस दैट एलिमेंट कैन इजीली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कितनी ज्यादा टेंडेंसी है उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो।
बेटा लेड जो है अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर पाएगा, अपने से ज्यादा को नहीं। बेटा प्लेटिनम कर सकता है, एक्वा रिजिया से कर सकता है, खतरनाक। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है। 3:1 के रेशियो में। Yes, 3:1 पे 1:3। मतलब HCl 3 होता है और हाँ जी, यस यस यस। ऑल डन? किसी और को डाउट है क्या? नो सर, ऑल क्लियर लाइक वाटर। सर सर बोलो। सर इस कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन में सर हाइड्रोजन ने कितने दिए थे सर? बेटा एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है। देखो आप जो कंपाउंड देखते हो ना वो क्या होता है, Fe2O3, ये एक होल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं Fe.95O, ये क्या होगा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ये डिफेक्ट्स होते हैं बेटा। ठीक है, डिफेक्ट के कारण ये जनरेट होता है। इसके बारे में पढ़ोगे आप सॉलिड स्टेट में क्लास 12। सौम्या समझ में आया होगा? ओके सर, थैंक यू। यस सर। तो सर फिर ये नेचर में अपने आप तो नहीं बनते होंगे? बेटे डिफेक्ट्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ोगे, Okay, sir. फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इनके बारे में पढ़ोगे। ओके सर। कभी जब हम क्लास में बैठेंगे तब मैं आप आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा। सर ये तो Okay, थोड़ा thank you. बाउंसर चला गया मेरे ऊपर से। बेटा छोड़ दो, जिसका डाउट है मैंने उसको डिटेन कर दिया, आप उसकी टेंशन मत लो। सर एवरी प्रेसिपिटेशन, बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, डिकम्पोजिशन नहीं है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है पुलकित बेटा, समझ पा रहे हो? यस सर। सर वो ना बाय मिस्टेक लिखा गया था और उसके बाद ना मैं अनम्यूट नहीं हो पाया, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। अरे फिर से आ गए ना वो, इसलिए बोल रहा No. हूँ। एनी अदर डाउट? सर अगर जो केमिकल इक्वेशन है उसमें ना लिखा है, पीबीटी भी नहीं लिखी और एरो भी नहीं बना, तो हम पता कैसे लगाए कि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और दूसरा गैस भी कैसे इवॉल्व होगी? बेटा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कोई वो नहीं है मेरे पास ब्रह्मास्त्र जो चला के मालूम पड़ जाएगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आप वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो वहां पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, तब ये बना, तब ये गैस बनी, तब इस गैस का ये कलर था, ये ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। क्लास 10th में आपको ऑब्जर्वेशन रटनी है आसान भाषा में, चतुर की तरह। ठीक है, रट लो, ये ऑब्जर्वेशन रट लो। फिर धीरे धीरे जब आप लेबोरेटरी की और आपको स्कूल भेजेगा ना, तब ये आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करोगे, तब आप खुद ऑब्जर्व करोगे, अच्छा ऐसा हुआ, उस दिन सर ने कहा था, बुक में लिखी थी। फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा कलर होता है। फिर आप MSc में आओगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये जो कलर्स आ रहे हैं, ब्राउन कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, दरअसल ये इलेक्ट्रॉन्स का खेला है पूरा। इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ रहे हैं ये सारी चीज, इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग हो रही है लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, उसके कारण ये कलर्स आते हैं। नेक्स्ट डाउट सर। हाँ सर वो ऊपर गेन और लूज वाली इक्वेशन समझा दो। गेन लूज वाली कौन सी बेटा? रिडक्शन ऑक्सीडेशन? नहीं सर, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर लिखी है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा बेटा? कौन सा बोल रहा है? ये वाला, ये ये CuSO4। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि अगर जिंक को डिस्प्लेस करना है ना कॉपर को, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर को, तब जाके वो जगह छोड़ेगा वहां से। तुझे अगर तेरे घर से मुझे निकालना है, तेरे को पहले मैं ढंग से कमरा दूंगा अलग से रहने के लिए, तब तू छोड़ेगा अपना कमरा। समझ रहा है ना? अगर मैं बोलूँ कि तुम घर से बाहर निकल, रोड पे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पर रहूंगा, तुम मुझे आने देगा? नहीं सर। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि भले ही सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये इसको जब भी रिप्लेस कर पाएगा जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है? यही तो है कि ये चाहे ना चाहे इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्सफुली जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा, दो उसको भगा देगा वहां से, वो ये कर रहा है। नेक्स्ट डाउट? ओके, सो आई होप सभी को डाउट क्लियर हो गए हैं। वी आर एंडिंग दिस सेशन नाउ। ठीक है,
See you soon. Yes, sir. You are Bye, audible, everyone. sir. Bye. Bye. Bye, sir.